नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। जहां पिछली क्लास में हमने ब्रिटेन ने किस तरह से भारत में अपनी व्यापारिक कोठियों को स्थापित किया, ब्रिटेन ने किस तरह से इंडिया में अपने ट्रेडिंग सेंटर को एस्टेब्लिश किया, इसके बारे में बात की थी। और साथ ही साथ हमने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी बात की थी। हमने जाना था कि 1613 में सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन, उससे पहले 1612 में स्वाली का युद्ध, 1615 में टॉमस रो का भारत में आगमन, 1651 में हुगली में फैक्ट्री का खुलना, 1690 के आसपास जॉब चरनॉक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना करना, 1698 में कलकत्ता का विस्तार हुआ, कंपनी को 3 गांव की जमींदारी मिली और वहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। और 1717 में फरूख शियर, जो कि एक मुगल बादशाह था, उसने शाही फरमान जारी किया, उसने रॉयल डिक्री जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। ऐसे ही उन्होंने दक्षिण भारत में विस्तार किया। उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला। गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह से गोल्डन डिक्री या स्वर्ण फरमान उन्होंने प्राप्त किया, जिससे गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति। इसके अलावा मसूलीपट्टनम में स्थायी फैक्ट्री भी उन्होंने खोल ली। आगे जाकर के फ्रांसिस डे ने चंद्रनगर के राजा से मद्रास लिया और आधुनिक मद्रास की स्थापना की। वहां पर सेंट जॉर्ज नाम का फोर्ट बनाया गया। कुडालोर में उन्होंने सेंट डेविड नाम के फोर्ट पर अधिकार कर लिया। इस तरह दक्षिण भारत में उन्होंने विस्तार किया। इस तरह साउथ इंडिया में उन्होंने एक्सपेंशन किया। तो हम पिछली कक्षाओं में इन सभी बातों का अध्ययन कर चुके हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रश्न लगाए होंगे। साथियों, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। देखो, एग्जाम निकालना आज के समय इतना आसान नहीं है। आप सोचो कि बहुत थोड़ी सी पढ़ाई करके आप पेपर निकाल लो, संभव नहीं है। अब अगर आपको इवन एग्जाम क्या, आज कोई भी काम आप करते हो तो उसमें प्रतिस्पर्धा है। उसके लिए मेहनत, और मेहनत से इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी लगती है। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको हर दिन क्लास देखना पड़ेगा। उसके बाद पीडीएफ पढ़ना होगा। पीडीएफ पढ़ने के बाद क्विज लगानी होगी, एमसीक्यूज लगाने होंगे। ऐप पर जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, हर लेक्चर के बाद आपको क्विज दिया गया है। प्यारे दोस्तों, जितने बार आप क्विज लगाओगे उतनी अच्छी आपकी तथ्यों की तैयारी होगी, उतने अच्छे तरीके से आप फैक्ट कंप्लीट कर पाओगे। दूसरी बात, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है ना, तो हम उसके सारे पीवाईक्यू दे देते हैं। जैसे आज का सेशन जब कंप्लीट होगा तो इसके बाद आपको एक क्विज मिलेगा जिसमें लगभग 60 से 70 प्रश्न है, 70 टू 80 क्वेश्चन है उसमें, 60 टू 70 क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे पीवाईक्यू है जो अलग अलग स्टेट पीएससीज में, एसएससी में, सीडीएस में, वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं आप चीज़ों को बेहतर बना पाओगे, तब जाकर के आप सिलेक्शन की राह आसान कर पाओगे। देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उससे भी इम्पोर्टेंट है मेहनत लगातार करनी है। और प्रोसेस बड़ी सिंपल है। देखिए, आज के समय पर जो शिक्षक भी है ना, जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी आसान नहीं है ना हर चीज़ के लिए। काफ़ी सारे लोग हैं और हमें भी उस लेवल पे जाके आपके लिए एक रेलेवेंट कंटेंट डिलीवर करना है। तो शिक्षकों की ओर से आपकी राह आसान कर दी गई है। जितने भी शिक्षक हैं, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। ये ऑलरेडी यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, अलग अलग जगह जहाँ भी आप पढ़ते हैं, वो आपको कंटेंट लेकर के आते हैं, एक आसान कंटेंट लेकर के आते हैं। अब आपका काम बस उसको कंज्यूम करना है, आपका काम बस उसको अब्जॉर्व करना है। तो प्रोसेस सिंपल है। आइए, वीडियो देखिए, पीडीएफ को पढ़िए, क्विज लगाइए, 6 से 7 बार रिवीजन कीजिए, और जब आपकी सब्जेक्ट पर कमांड बन जाए, आप एग्जाम के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। बट फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द बेसिक्स। ठीक है? तो उम्मीद है कि जितने भी हमारे साथी हैं वो ये काम कर रहे होंगे। हालांकि एक दुख देने वाली बात भी है दोस्तों, और मैं ये शेयर भी करने वाला था हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जब भी हम कोई सीरीज शुरू करते हैं ना, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पर कोई भी सीरीज आप उठा के देख लेना कि जब भी हम कोई कोशिश करते हैं कि चलो एक अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से एक फ्री कंटेंट डिलीवर करते हैं, हमेशा आप देखोगे शुरुआत के 2-4 वीडियोस में ही व्यूज मिलेंगे, और फिर आप पूरी प्लेलिस्ट उठा के देखना।
आपको बहुत कम व्यूज दिखेंगे। ये दिखाता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो अपनी चीजों को लेकर के। देखो, आपने कहा सर आप पूरा कराओगे कि नहीं, मैंने पूरा करा दिया एंशिएंट, मैंने मिडाइवल भी पूरा करा दिया, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। नोट्स देना था, नोट्स भी आपको दे दिए, ठीक है। अब आपने क्या वो वीडियोस देखे? आपने हमसे डिमांड की, हमने डिमांड पूरी कर दी आपकी कि ठीक है हमने ये सारा काम कर दिया, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी, पर क्या आपने वो कंज्यूम किया है? तो ये हमारी कंसिस्टेंसी को दिखाता है कि हाँ, शुरुआत की हमने कुछ क्लासेस देख ली सर, बाकी अब देखेंगे, होना होगा जो देख लेंगे। तो ये नहीं करना है। एक चीज अगर शुरू करते हो तो उसको पूरा करना भी सीखो। ठीक, अगर कोई सीरीज आपने शुरू की है डे वन से, और मैं दावे से कहता हूं जो 50-60 विद्यार्थी आखिरी तक जुड़े रहे कि नहीं सर हम आखिर तक पढ़ेंगे, हम पूरा करेंगे कोर्स, और किया है बहुत से बच्चे। वो मुझे पता है कि उनका पहले वीडियो पर भी कमेंट था, और जब मैंने 70वां वीडियो बनाया उस पर भी उनका कमेंट था, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। और मैं जानता हूं कि ऐसे लोग ही आगे जाकर के सफल होते हैं। तो साथियों, सीखिए अपने आसपास के लोगों से, बेहतर बनिए और कोशिश कीजिए कि एक चीज को पूरा किया जाए। राह बहुत जल्दी हम भटक जाते हैं, बहुत जरूरी है कि आप एक रास्ते पर चलते रहें और राह ना भटकें। ठीक है, चलिए तो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। कुछ थोड़ी बातें भी जरूरी होती हैं, जरूरी होता है कि आपको बताया जाए कि आप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोसेस सिंपल है, क्लास आओ, पीडीएफ पढ़ो, क्विज लगाओ, कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन करो, 3 से 4 बार दोबारा वही क्विज लगाओ, आपका टॉपिक तैयार हो जाता है। फिर आपको टॉपिक को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है। और आज की ही क्लास में हम चर्चा कर रहे होंगे कि कर्नाटक युद्ध कैसे हुए, कर्नाटक वॉर कैसे हुए। छोटा सा लेक्चर है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, 30-35 मिनट का लेक्चर होगा और उसमें हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। चले तो हम पहले बेसिक से समझ लेते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, देन वी विल स्टार्ट, और फिर हम पीपीटी वगैरह आपको दिखाएंगे। चलो तो पहले ये समझने का प्रयास करें कि आखिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई और इसकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1664 में स्थापित किया गया, 1664 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। साथियों, ये पूर्ण रूप से एक सरकारी कंपनी थी। इट वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी। ये पूरी तरीके से एक सरकारी कंपनी थी। इट वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी थी। अब इससे पहले हमने चर्चा की है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की, और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो भी एक सरकारी कंपनी थी। फिर हमने बात की डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें गवर्नमेंट और जो निजी क्षेत्र है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का पैसा लगा था, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का पैसा लगा था। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा, वो भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, उसमें 217 साझेदार थे। जॉइंट स्टॉक का मतलब बहुत सारे साझेदार उसमें थे। और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी है। इट इज अ कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। तो इसकी जो स्थापना है, उस समय फ्रांस के राजा, उस समय फ्रांस के राजा लुई 14 थे। उस समय जो फ्रेंच किंग हैं उनका नाम था लुई 14, ये याद रखिएगा। उस समय फ्रांस के राजा लुई 14 थे। लुई 14 वॉज द किंग ऑफ फ्रांस। लुई 14 वॉज द किंग ऑफ फ्रांस। लेकिन इस कंपनी की निर्माण में सबसे बड़ा योगदान था यहाँ के वित्त मंत्री, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, और वित्त मंत्री का नाम था कोलबर्ट। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोलबर्ट का था। जो वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, उन्हीं के दिमाग की ये उपज थी, यार हमें एक ऐसी कंपनी तैयार करनी है। और शुरुआत में इसमें 30 लाख फ्रैंको करेंसी लगाई गई थी। इसमें शुरुआत में जो पैसा लगाया गया वो 30 लाख फ्रैंको का पैसा लगाया गया था। उस समय करेंसी हुआ करती थी। तो इस कंपनी की स्थापना कब हुई, आपको समझ में आ रहा है कि सर ये कंपनी 1664 में बनी, 1664 में बनी। इस समय फ्रांस के राजा का नाम लुई 14 था, जबकि फ्रांस के वित्त मंत्री कोलबर्ट थे, फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट थे, जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना में मदद की।
सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। ऑलमोस्ट 30 लाख फ्रैंको या 3 मिलियन फ्रैंको इसका इनिशियल कैपिटल था, आरंभिक पूंजी थी। अब ये तो कंपनी की स्थापना हो गई। अब कंपनी भारत कैसे आती है, इंडिया कैसे आती है, ये समझने का प्रयास करें। तो 1668 1668 ये वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आएगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आएगी। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और भारत में भी इनका आगमन सूरत में होता है। इंडिया में भी ये जब आते हैं तो भारत में भी इनका आगमन सूरत में होता है। और इनका जो पहला कप्तान था वो था फ्रांसिस कैरो। ये सवाल पूछा जाता है, उस कप्तान का नाम था फ्रांसिस कैरो। और फ्रांसिस कैरो ने ही सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। जो फ्रांसिस कैरो था, इसने सूरत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की थी। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सूरत में फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री खोली गई। तो ये याद रखना है कि सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई। पहला व्यक्ति जो भारत आया वो फ्रांसिस कैरो था। 1668 में भारत के सूरत आता है और यहीं पर उसने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। अंग्रेजों ने भी कोशिश की थी पर उन्हें परमिशन नहीं मिली, तो वो मसूलीपट्टनम गए। डच भी मसूलीपट्टनम गए। जो पुर्तगाली वो कोचीन गए, ठीक है। और जो डेनिस थे वो ट्रैंकोबर गए। हालांकि डेनिस ने अपना मुख्यालय शेरामपुर को बनाया था जो बंगाल में था, बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई और उन्होंने 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रांसिस कैरो, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को ओपन किया। अब कहानी आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ती है और 1669 अगले ही साल ये भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं, इंडिया में अपनी दूसरी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं। और भारत में इनकी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। दे एस्टैब्लिश्ड देयर सेकंड फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो मसूलीपट्टनम क्योंकि अब एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था। डचों ने भी वहाँ फैक्ट्री खोली, अंग्रेजों ने भी वहाँ फैक्ट्री खोली, इसके अलावा अब फ्रांसीसी भी आ गए थे, तो एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था मसूलीपट्टनम। तो अब जनरली कंपनियां वहां पर फैक्ट्री खोलने लगी थी, सामान्यतः वहां कंपनियां फैक्ट्री खोलने लगी थी। अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर, और ये था 1774 का वर्ष 1674। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था फ्रांसवा मार्टिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था फ्रांसवा मार्टिन। प्यारे दोस्तों, फ्रांसवा मार्टिन ने पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया। फ्रांसवा मार्टिन ने पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया, उसने पांडिचेरी को हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पांडिचेरी का पहला गवर्नर भी बना। ये पांडिचेरी का पहला गवर्नर भी बना। He became the first governor of पांडिचेरी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पांडिचेरी। और यहाँ पर सेंट फोर्ट लुई की स्थापना की गई। ठीक है, सेंट फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी, मॉडर्न डे पांडिचेरी को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आधुनिक पांडिचेरी को बसाने का श्रेय फ्रांसवा मार्टिन को दिया जाता है। इसी ने बाद में पांडिचेरी को भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनाया था। इसी ने आगे जाकर के पांडिचेरी को इंडिया में फ्रेंच का हेडक्वार्टर बनाया था। और यहाँ सेंट फोर्ट लुई की स्थापना की गई थी। यहाँ एक किला बनाया गया था जिसका नाम था सेंट फोर्ट लुई। ये बहुत बेसिक है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रांसीसी पांडिचेरी पर अधिकार करने वाले पहले यूरोपीय थे। ये बात सच है कि आधुनिक पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसवा मार्टिन ने की थी, पर इससे पहले पांडिचेरी पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद इस पर डच ने अधिकार किया, फिर इस पर फ्रांस का अधिकार हुआ, बीच में अंग्रेजों ने भी इस पर अधिकार किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अधिकार किया था, फिर दोबारा से
फ्रांस ने इस पर अधिकार कर लिया। दोबारा से फ्रांस ने ही इस पर अधिकार कर लिया। डच दोबारा आए फ्रांस, और फ्रांस के पास ये जो जगह है, ये समझिएगा, फ्रांस के पास ये जो जगह है ये 1954 तक रही है साथियों। 1954 में 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी और दूसरी फ्रांस की बस्तियां, पांडिचेरी था, अब पांडिचेरी के साथ और भी इलाके थे, जैसे पांडिचेरी, माहे, माहे केरल में आता है प्यारे दोस्तों, फिर कराईकल, ये पांडिचेरी से लगभग 140 किलोमीटर दूर है, और यनम, यनम, इन सभी को भारत में मिला लिया गया, इन सभी का भारत में विलय कर दिया गया, और अंततः 1963 में 1963 में यहाँ संसदीय प्रणाली की भी शुरुआत की गई। यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम को शुरू किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं था कि यहाँ संसद को शुरू कर दिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये था कि इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर, एक सेकेंड, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पर प्यारे दोस्तों मंत्री परिषद की स्थापना कर दी गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बना दिया गया। आप जानते हैं कि दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी आप कह सकते हैं कश्मीर वाला इलाका भी है, पर शुरुआत में दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश रहे जहां पर अपनी मंत्रिमंडल भी है, जहां पर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विधानसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सारी चीजें हैं। तो ये याद रखना कि ये सारी बस्तियां, पहले पुर्तगाली पांडिचेरी आए, डच आए, फ्रांस, तो इस तरह साथियों पांडिचेरी पर अधिकार किया गया। इस तरह पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों ने अधिकार किया, और भारत सरकार ने 1954 में 1954 में इसका भारत में विलय कर दिया गया। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, और अब समय था कि ये बंगाल में अपना विस्तार करें, बंगाल में जाकर के एक्सपेंशन करें। तो 1690 में, अर्थात 1690 में, 1690 में 1690 में इन्होंने चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे और विस्तार किया। उन सभी जगहों पर लगभग इन्होंने फैक्ट्रियां बनाई जहां जहां पर अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थीं, अंग्रेजों से संघर्ष भी होता है। तो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उनका मुख्यालय। तो यहाँ से सवाल क्या क्या बनेंगे एक बार देख लीजिए। तो पहला सवाल यहाँ से बनेगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664। स्थापना किसने की? राजा लुई 14 और वित्त मंत्री कोलबर्ट, किंग लुई 14 एंड फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट। ठीक है, ये कैसी कंपनी थी? पूरी तरीके से एक सरकारी कंपनी थी। इट वॉज अ कंप्लीटली गवर्नमेंट कंपनी, पूरी तरह से इसमें सरकार ने पैसा लगाया था। ये भारत कब आए? 1668 में। कहां पर आए? सूरत में। पहली फैक्ट्री कहां खोली? सूरत में। किसने खोली? फ्रांसिस कैरो ने। इनका मुख्यालय क्या था? पुडुचेरी। आधुनिक पुडुचेरी की स्थापना किसने करी? फ्रांसवा मार्टिन। जो आधुनिक पुडुचेरी है, मॉडर्न पुडुचेरी है, उसे फ्रांसवा मार्टिन ने बनाया था, और वहां पोर्ट सेंट लुई की स्थापना की गई। पोर्ट सेंट लुई की स्थापना की गई। लेकिन याद रखना, पुडुचेरी पर सबसे पहले पोर्चुगीज ने अधिकार किया था, फिर डचेस ने, लेकिन फ्रांसीसियों ने उसका आधुनिकीकरण किया। फिर वापस से डच आए, फिर फ्रांस आए, फिर अंग्रेज आए, फिर अंततः फ्रांसीसियों को ये मिला, और 1954 में ये इलाका भारत में मिला लिया गया। उसके बाद इन्होंने चंद्रनगर में अपना विस्तार किया। तो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती दौर है, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती दौर है। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में 3 कर्नाटक युद्ध होंगे। देयर विल बी 3 कर्नाटक वॉर बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका कारण क्या था? देखो, 1742 तक, 1742 तक जो फ्रांसीसी कंपनी है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ इसका फोकस व्यापार पर था, इसका फोकस पूरी तरीके से ट्रेड पर था। 1742 में डुप्ले 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। डुप्ले वॉट वॉज अपॉइंटेड एज अ फ्रेंच गवर्नर जनरल। इसे फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले को नियुक्त किया जाता है प्यारे दोस्तों। अब जब डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया जाता है, ये भारत आता है, और इसने भारत में आने के साथ ही साम्राज्यवाद की नीति को शुरू कर दिया।
अर्थात इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को शुरू कर दिया। इसने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को शुरू कर दिया, साम्राज्यवाद की नीति को शुरू कर दिया। पर साम्राज्यवाद की नीति का मतलब क्या था? इंपीरियलिज्म की नीति का मतलब था कि अभी तक कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापार करती थी, इसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया, आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की शुरुआत की, इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया। और भारतीय राजाओं से इसने एक प्रकार की सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत की, एक प्रकार का सब्सिडरी अलायंस शुरू किया। सर सब्सिडरी अलायंस क्या है? हम आने वाली अगली क्लास में हम सहायक संधि व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, सब्सिडरी अलायंस पढ़ने वाले हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि इस संधि के तहत डुप्ले ने यह कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बदले में हमें कुछ व्यापारिक रियायतें दे दो, हमारी सेना आपकी हेल्प करेगी। तो डुप्ले ने पहली बार एक प्रकार की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंडिया में शुरू किया था, लेकिन लॉर्ड वेलेजली जो कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उसने व्यवस्थित रूप से इस व्यवस्था को पूरे भारत में लागू किया था। अब मुझे बताइए कि अगर ये पॉलिटिकल एम्बिशियस होंगे, और ये ऐसा कर क्यों रहे थे? करने का कारण ये था कि डुप्ले को समझ में आया कि दक्षिण भारत में कोई भी शक्तिशाली राज्य नहीं है, कोई भी बहुत पावरफुल स्टेट नहीं है, और अगर हम इन पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, अगर हम इन स्टेट पर पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो हम अपने हिसाब से व्यापारिक लाभ कमा पाएंगे, हम अपने हिसाब से ट्रेडिंग बेनिफिट अर्न कर पाएंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये सारी कंपनियां उपनिवेशवाद के उद्देश्य से भारत आई थी, ये सारी कंपनियां कॉलोनियलिज्म के ऑब्जेक्टिव से आई थी। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश पर सिर्फ आर्थिक शोषण करने के लिए अधिकार करता है, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। व्हेन अ कंट्री रूल अनदर कंट्री जस्ट टू ड्रेन द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ दैट कंट्री, इट इज कॉल्ड द कॉलोनियलिज्म। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका ऑब्जेक्टिव कभी ये नहीं था कि भारत में रह करके भारत को अपना हिस्सा बनाएंगे और भारत का विकास करेंगे, बिल्कुल नहीं। भारत से पैसा खींचो और ब्रिटेन का विकास करो। ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण हो रहा था। ईरानियों का आक्रमण तो 500 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके बाद बहुत से लोग आए, आर्यंस भी आए और भी लोग आए, लेकिन वो भारत में रहने लगे और भारत का उन्होंने विकास किया। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब ये पता पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि फ्रांसीसी राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो क्या वो पीछे रहने वाले थे? बिल्कुल नहीं। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही काम शुरू कर दिया और दोनों के हितों का टकराव होने लगा। फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के जो हित थे, दोनों के जो इंटरेस्ट थे, वो टकराने लगे और इसी का परिणाम था 3 कर्नाटक युद्ध। इसी का रिजल्ट था 3 कर्नाटक वॉर। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर एंड थर्ड कर्नाटक वॉर। पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब इन 3 युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम इन 3 बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये युद्ध कब हुए, कैसे हुए, किस किस के बीच में हुए, सारी चीजें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं। और अच्छी बात यह है कि ये तीनों युद्ध एक सिंगल टेबल में हमने आपको दे दिए हैं। एक सिंगल टेबल से आपको पूरी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले थोड़ा सा हम ज्योग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो इलाका है, कर्नाटक का इलाका, ये कौन सा इलाका है, किस क्षेत्र में आता है। देखो, हमें ये लगता है कि कर्नाटक का मतलब होगा ये वाला क्षेत्र जहां आज कर्नाटक है, पर ऐसा नहीं है। उस समय ये जो तमिलनाडु का इलाका है, अर्थात जो कोरोमंडल के तट का इलाका है, जो कोरोमंडल के कोस्ट का इलाका है, इसे कर्नाटक कहा जाता था। और कर्नाटक की जो राजधानी थी वो अर्काट थी। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा इलाका कर्नाटक कहलाता था और इनकी जो राजधानी थी वो अर्काट थी।
अर्काट वॉज द कैपिटल, या इंग्लिश में इसे अर्कॉट भी कहा जाता है। ठीक है, अर्कॉट इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो इस इलाके को कर्नाटक कह रहे हैं। यहीं पर आपको मद्रास, पुडुचेरी, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बेसिक है, पर इसको याद रखना कि ये कर्नाटक वाला इलाका है, इस वाले इलाके की बात नहीं कर रहे। यहाँ त्रावणकोर है, कर्नाटक है, मैसूर, ये सारे इलाके यहाँ देखने मिलेंगे। तो हम इस क्षेत्र की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार बस ये मैप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बार बार हम इसी एरिया का यूज करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अब हम पहले कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, जो कि 46 पे शुरू हुआ और 48 में खत्म हुआ। तो हम चर्चा करेंगे अब प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, 1746 से लेकर के 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ। अब जो पहला कर्नाटक युद्ध है, इसकी शुरुआत 46 में हुई, 48 में। तो इसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और मुख्य रूप से इनका नेतृत्व कर रहा था कमांडर मॉर्स, और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था इनका गवर्नर डुप्ले। ठीक है, अब इस लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द मेजर रीजन? तो आपको जान के बहुत शौक लगेगा कि इसका प्रमुख कारण भारत में था ही नहीं, इसका प्रमुख कारण था यूरोप में। देखो, यूरोप में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रिया का, जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ठीक, सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, दो अलग अलग पार्टियां बनती हैं, एक पार्टी को फ्रांस समर्थन देता है और एक पार्टी को ब्रिटेन समर्थन देता है। तो आप सोच के देखो कि लड़ाई यूरोप में चालू हुई थी, लेकिन जहां जहां पर ये थे, अमेरिका में भी फ्रांस और ब्रिटेन थे, अफ्रीका में भी फ्रांस और ब्रिटेन थे, भारत में भी फ्रांस और ब्रिटेन थे। तो पता पड़ा यहाँ फ्रांसीसी और ब्रिटेन आपस में चाय पी रहे हैं, वहां से संदेश आया कि भाई साहब वहां युद्ध चालू हो गया है, यहां पर भी लड़ना शुरू कर दो। तो ये ना मैच द कॉलम के रूप में पूछा जाता है कि पहले कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन ऑफ फर्स्ट कर्नाटक वॉर। तो याद रखेंगे, पहले कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप में हो रहा था। अब क्या होता है कि जब एक युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है, जैसे ये 46 से 48 तक चला, तो ऐसा नहीं होता कि हर दिन लड़ाई चल रही है या 2-3 साल लड़ाई ही चल रही है। बीच बीच में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं और फिर युद्ध का परिणाम आता है, फिर बैटल का रिजल्ट निकल करके आता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल होता है, और इस युद्ध को बोलते हैं सेंट थॉमे या अडयार, अडयार नदी का नाम है, का युद्ध। बैटल ऑफ सेंट थॉमे या अडयार का युद्ध, ये 1746 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जाता है कि सेंट थॉमे या अडयार की लड़ाई का संबंध किस युद्ध से था। तो सेंट थॉमे या अडयार की जो लड़ाई है वो पहले कर्नाटक युद्ध से जुड़ी थी, फर्स्ट कर्नाटक वॉर से जुड़ी थी। याद रखना, बैटल ऑफ सेंट थॉमे या बैटल ऑफ अडयार ये पहले कर्नाटक युद्ध से जुड़ी हुई है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर से जुड़ी हुई है। अब ये लड़ाई हो किसके बीच में रही है? तो ये लड़ाई दो लोगों के बीच में हो रही है। एक तो इसमें फ्रांस का कैप्टन है, फ्रांस का कैप्टन है और उसका नाम है पैराडाइज। फ्रांस का कैप्टन है जिसका नाम है पैराडाइज। और दूसरा इसमें कर्नाटक नवाब है, कर्नाटक का नवाब है, और कर्नाटक के नवाब का नाम है अनवरुद्दीन। कर्नाटक के नवाब का नाम है अनवरुद्दीन। इस लड़ाई में फ्रांसीसियों की जीत हो जाती है और कर्नाटक के नवाब की हार हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा कि लड़ाई तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो रही थी, तो ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन इसमें बीच में कहां से कूद गए और अनवरुद्दीन की लड़ाई फ्रांसीसियों से कैसे हो गई? कारण ये था यार कि ये जहां लड़ रहे थे ना, ये जिस इलाके में लड़ रहे थे, ये वाला इलाका था और ये इस इलाके पर अनवरुद्दीन का
नियंत्रण था। तो आप मुझे बताओ, क्या आप ये मान सकते हो कि जैसे हमारे भारत में हमारा देश है और हमारे देश में आकर के अमेरिका और ब्रिटेन लड़ने लगे, तो क्या हम शांत बैठेंगे? हम बोलेंगे ना भाई साहब, जहां लड़ना है लड़ो, लेकिन हमारे देश में मत लड़ो। तो कर्नाटक के नवाब ने यही कहा फ्रांसीसियों और अंग्रेजों से कि यहां मत लड़ो। तो अंग्रेज इसके समर्थन में आ गए, फ्रांसीसियों ने मना कर दिया। तो फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच एक लड़ाई हुई। ये लड़ाई मद्रास में, ये जो सेंट थॉमे नाम की जगह है ना, ये मद्रास में है, चेन्नई में है। वहां पर अडियार नदी के किनारे 1746 में फ्रांस के कप्तान पैराडाइज और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में एक लड़ाई होती है। इस लड़ाई को सेंट थॉमे की लड़ाई कहा जाता है और इस लड़ाई में अनवरुद्दीन की हार होती है और फ्रांसीसियों की जीत होती है। अब युद्ध खत्म कैसे हुआ, बैटल खत्म कैसे हुआ? तो युद्ध समाप्त होता है आक्स ला सापल की संधि के द्वारा। आक्स ला शैपल की संधि, ट्रीटी ऑफ आक्सला सेपल। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी ट्रीटी है, कहां से हो रही है, कैसे हो रही है? देखो, लड़ाई शुरू भी हुई थी, लड़ाई शुरू भी हुई थी यूरोप की वजह से, और यूरोप में जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, यूरोप में ट्रीटी हुई कि चलो ठीक है, अब हम ये लड़ाई खत्म करते हैं। दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया और फिर जाकर के वहां आक्सला सापल की संधि हुई। और इस जैसे ही वहां लड़ाई खत्म हुई, यहां भी लड़ाई खत्म हो गई। अब इस युद्ध में हुआ यह था कि फ्रांसीसियों ने मद्रास पे कब्जा कर लिया था। तो इस युद्ध के बाद जो मद्रास है वो पुनः ब्रिटेन को दे दिया गया। जो मद्रास है वो पुनः ब्रिटेन को दे दिया गया। मद्रास वॉज गिवन बैक टू ब्रिटेन। अब आप कहेंगे सर मद्रास तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वापस क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि अमेरिका में भी ये दोनों लड़ रहे थे। तो अमेरिका में बहुत सारी फ्रांसीसी बस्तियों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो डील ये हुई कि अमेरिका में तुम हमारी बस्तियों को छोड़ दो, भारत में हम तुम्हारी बस्तियों को छोड़ देंगे। इसीलिए मद्रास अंग्रेजों को वापस दिया गया था। देखो, यही पूरी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यहीं से सवाल बनता है। तो इतनी बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना। पहला कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ। कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, सक्सेशन वॉर इन ऑस्ट्रिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई सेंट थॉमे या अडियार की लड़ाई है, जो 1746 में हुई फ्रांस के कप्तान पैराडाइज और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में। इस युद्ध का अंत आक्सला शापल की संधि के द्वारा हुआ, जो 1748 में हुई, और मद्रास जो कि फ्रांसीसियों ने छीन लिया था वो वापस अंग्रेजों को दे दिया गया। ध्यान से एक बार देख लो, और बाद में एक सिंगल टेबल दी गई है साथियों, और सारे युद्ध आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। तो अब हम दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। अगले ही साल दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट ईयर ही कर्नाटक सेकंड कर्नाटक वॉर शुरू हो गया, और इस युद्ध का द्वितीय द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक वॉर, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, सेकंड कर्नाटक वॉर हुआ। अब ये जो युद्ध है ना, इस युद्ध का कारण भारतीय था। इसका जो कारण है ये भारतीय कारण था, इंडियन। ये भारतीय कारणों की वजह से युद्ध हुआ था। अब आप कहोगे सर इस बात पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो? तो एक सवाल पूछा गया कि कौन सा कर्नाटक युद्ध विशुद्ध रूप से भारतीय परिस्थितियों के कारण जनित हुआ था? विच कर्नाटक वॉर वॉज कंप्लीटली द रिजल्ट ऑफ इंडियन सिचुएशन? तो वो था सेकंड कर्नाटक वॉर, वो था दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो पूरी तरीके से भारतीय परिस्थितियों की वजह से लड़ा गया था, जो पूरी तरीके से इंडियन सिचुएशंस की वजह से लड़ा गया था। अब इस युद्ध में ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो बैटल है ना, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे इसमें एक तरफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इसमें कर्नाटक और हैदराबाद के नवाब भी शामिल हैं। इसमें कर्नाटक और हैदराबाद भी शामिल है। तो अलग अलग पार्टियों में अगर मैं लिखूं तो इसमें कर्नाटक भी है और हैदराबाद भी है। कर्नाटक और हैदराबाद भी है। ठीक। अब अगला सवाल आएगा कि सर युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन ऑफ द बैटल?
तो युद्ध का कारण आपको जान के शौक लगेगा, पहले ही जैसा है। इस बार युद्ध का कारण है हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध। बैटल ऑफ सक्सेशन इन हैदराबाद एंड कर्नाटक। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया की लड़ाई जो यूरोप में हो रही थी। दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण है कि यहाँ पर दो चीजें हैं, समझिएगा, मैप में समझिएगा। ये जो इलाका है ये कर्नाटक का इलाका है, ये जो इलाका है ये कर्नाटक का इलाका है। यहाँ हैदराबाद है, यहाँ हैदराबाद है। यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। हैदराबाद में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं नवाब बनने के लिए, और कर्नाटक में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं नवाब बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद और कर्नाटक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हैदराबाद में दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं कि हमें नवाब बनना है, और कर्नाटक में दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं कि हमें नवाब बनना है। सर कौन कौन है? तो हैदराबाद में था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, और कर्नाटक में था अनवरुद्दीन और चंदा साहब। आइए इसको समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हैदराबाद में दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। हैदराबाद में दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। एक तरफ है नासिर जंग, और नासिर जंग की लड़ाई चल रही है मुजफ्फर जंग से। ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। और वहीं साथियों कर्नाटक में भी दो लोग हैं। एक तरफ हैं अनवरुद्दीन चंदा साहब, एक तरफ हैं चंदा साहिब, और एक तरफ हैं अनवरुद्दीन। इनके बीच में ये लड़ाइयां चल रही हैं। हैदराबाद में नासिर जंग और अनवरुद्दीन, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि आसान बन जाए। तो हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे हैं, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब आपस में लड़ रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कर्नाटक में ये दो लोग लड़ रहे हैं और हैदराबाद में ये दो लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कूद गई? ये ऐसे कूद गए कि डुप्ले ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। डुप्ले ने इंडियंस के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। तो डुप्ले तुरंत इस लड़ाई में कूद गया, और डुप्ले ने दो लोगों का सपोर्ट किया। डुप्ले सबसे पहले गया हैदराबाद, और हैदराबाद में उसने मुजफ्फर जंग से डील कर ली, और फिर वो गया कर्नाटक में उसने चंदा साहब से डील कर ली। तो समझना इस बात को कि कितना खतरनाक जाल है कि मुजफ्फर जंग को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी समर्थन कर रही है, मुजफ्फर जंग को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी समर्थन कर रही है, और कर्नाटक में चंदा साहब को भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी समर्थन दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन शांत बैठने वाला था? बिल्कुल नहीं। फिर ब्रिटेन भी इस लड़ाई में कूद गया, और ब्रिटेन हैदराबाद पहुंचा, और हैदराबाद में ब्रिटेन ने नासिर जंग को सपोर्ट किया, और कर्नाटक में ब्रिटेन ने अनवरुद्दीन को समर्थन किया। नासिर जंग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट किया, और अनवरुद्दीन को कर्नाटक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट किया। तो कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों कि ये जो पूरा इलाका है नासिर जंग और अनवरुद्दीन का, इन दोनों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है, और दूसरी तरफ ये जो इलाका है, ये जो पूरी की पूरी टेरिटरी है, इस टेरिटरी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है, इसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है। अब लड़ाई तो तय थी, ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध में इन्वॉल्व थे नहीं, ये इन्वॉल्व हो गए। ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध में इन्वॉल्व थे नहीं, ये हो गए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट किया। वहीं हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट किया। फ्रांसीसी चाहते थे कि हैदराबाद का अगला नवाब मुजफ्फर जंग बने और कर्नाटक का अगला नवाब चंदा साहब बने। इसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हैदराबाद का अगला नवाब नासिर जंग बने और कर्नाटक का अगला नवाब या जो है अनवरुद्दीन वही कर्नाटक का नवाब बना रहे। इस चीज को लेकर के लड़ाई होती है। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि एक एक करके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां होती हैं। सवाल इन्हीं लड़ाइयों से बनता है, क्वेश्चन हमेशा इन्हीं लड़ाइयों से बनता है प्यारे दोस्तों। तो शुरुआत होती है अंबर की लड़ाई से, बैटल ऑफ अंबर। इसे अंबर या अंबूर की लड़ाई कहा जाता है। तमिलनाडु में ये जगह है और 1749 में अंबर की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ अंबर होता है, जहां अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है। अब इस लड़ाई में एक तरफ अनवरुद्दीन है, एक तरफ अनवरुद्दीन है जो इस युद्ध में मारा जाता है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है, और दूसरी तरफ इस युद्ध में चंदा साहब, दूसरी तरफ इस युद्ध में चंदा साहब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये जो लड़ाई होती है अंबर की लड़ाई, देखो सवाल बड़ा सिंपल आएगा, इतना भी वो आपसे नहीं पूछेगा डिटेल में। क्वेश्चन वो सिर्फ आपसे इतना पूछता है कि अंबर की लड़ाई का संबंध किस कर्नाटक युद्ध से था। बैटल ऑफ अंबर वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटक वॉर, सीधा सवाल पूछता है। सेंट थॉमे की लड़ाई पहला कर्नाटक युद्ध, अंबर की लड़ाई दूसरा कर्नाटक युद्ध। इस लड़ाई में फ्रांस और चंदा साहब जीत जाते हैं और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, वो इस युद्ध में मारा जाता है। अब अंग्रेज आगे बढ़ते हैं और अंग्रेजों ने अर्काट का घेरा डाल दिया। देखो अर्काट के बारे में हमने आपको बताया था कि अर्काट जो है, अर्काट वो कर्नाटक की राजधानी है। तो 1751 में अर्काट पहुंच गई फ्रांसीसी सेना। तो अर्काट को बचाने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और यह प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यहीं से रॉबर्ट क्लाइव की शुरुआत हुई थी। तो यह सवाल पूछा जाता है कि अर्काट के घेरे का संबंध सीज ऑफ अर्काट इज एसोसिएटेड विद। तो अर्काट का घेरा या सीज ऑफ अर्काट जो है वो दूसरे कर्नाटक युद्ध से जुड़ा है, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत चतुरता का परिचय देते हुए अर्काट को बचाया था। बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अर्काट को सेव किया था। अंततः ये लड़ाई खत्म हो जाती है। इस युद्ध का जो अंत है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, इस युद्ध का जो अंत है वो पांडिचेरी की संधि के द्वारा होता है। ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, जो कि 1754 में हुई। और इस युद्ध के बाद फ्रांस सरकार एक बहुत बुरा निर्णय लेती है। फ्रांस सरकार डुप्ले को वापस बुला लेती है और गोडेयू को नया गोदेहू को नया गवर्नर बनाया जाता है, और गोदेहू ने ही फ्रांस पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। डुप्ले को वापस बुला लिया गया। फ्रांस की सरकार ने गोदेहू को भारत भेजा, गोदेहू भारत आया, उसने पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किया, और तब इतिहासकारों ने कहा कि जो साम्राज्य डुप्ले ने जीता था युद्ध के मैदान में, उसे गोदेहू एक मेज पर हार करके आ गया, क्योंकि पांडिचेरी की संधि की शर्तें उतनी अच्छी नहीं थीं, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांसीसी बहुत आगे थे। और यही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जब तीसरा युद्ध होगा तो अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से फ्रांसीसियों को हराएंगे। तो अब देखो सवाल क्या क्या बनेगा। पहला सवाल यही बनेगा, वो कौन सा कर्नाटक युद्ध था जो पूरी तरह से भारतीय परिस्थितियों के कारण लड़ा गया। तो जवाब देंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। सेकंड कर्नाटक वॉर वाज द सेकंड कर्नाटक वॉर कंप्लीटली द रिजल्ट ऑफ इंडियन सिचुएशन। दूसरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध, बैटल ऑफ सक्सेशन इन हैदराबाद एंड कर्नाटक। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ाई कर रहे थे, कर्नाटक में
अनवरुद्दीन और चंदा साहब लड़ाई कर रहे थे। हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट किया। वहीं हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट किया। इस युद्ध की प्रमुख घटना कौन सी है? तो दो प्रमुख घटनाएं हैं। एक बैटल ऑफ अंबूर, अंबूर की लड़ाई जो कि 1749 में लड़ी गई, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया, चंदा साहब और फ्रांसीसी जीत गए। और 51 में सीज ऑफ अरकाट या अरकाट का घेरा जो रॉबर्ट क्लाइव ने असफल कर दिया या रॉबर्ट क्लाइव उसके पीछे रहा। इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई। इस संधि पर फ्रांस के गवर्नर डुप्ले ने हस्ताक्षर किए थे। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले वापस चला गया था और गोदेहू ने इस पर साइन किए थे। गोदेहू ने इस पर साइन किया था प्यारे दोस्तों, तो ये याद रखना। डुप्ले को वापस बुला लिया गया। यह सवाल पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद डुप्ले को वापस बुलाया गया था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले को वापस बुला लिया गया। चलिए साथियों, अब हम आखिरी युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। और आखिरी युद्ध है तृतीय कर्नाटक युद्ध। भारत में युद्ध 1758 से लेकर के 1763 तक चला था। कुछ किताबें कहती हैं कि नहीं, ये 1756 में शुरू हुआ। कोई बात नहीं, इसमें डेट का कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेट नहीं पूछी जाती है एग्जाम। अब ये जो लड़ाई है ये भी किसके बीच में हो रही है? तो इस लड़ाई में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब देखो, इस युद्ध का कारण भी भारतीय नहीं था। इस युद्ध का कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान पूरी तरीके से हो नहीं पाया था, तो उसी समस्या को लेकर के यूरोप में 7 सालों तक एक युद्ध चला। चूंकि ये युद्ध 7 सालों तक चला, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन और एक तरफ फ्रांस था, इसीलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध या 7 ईयर बैटल के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप का 7 ईयर बैटल जो है वो इस युद्ध का कारण था। तो आप कहोगे सर कि भारत में लड़ाइयां लड़ी हैं, और क्यों? क्योंकि यूरोप में लड़ाई हो रही थी। तो एकमात्र युद्ध बस दूसरा कर्नाटक का युद्ध था जो भारतीय परिस्थितियों की वजह से लड़ा गया। बाकी दोनों युद्ध यूरोपीय परिस्थितियों की वजह से लड़े गए। ठीक है, अब इसमें एक प्रमुख घटना है, बहुत ही प्रमुख घटना है, और यह है वांडी वॉश की लड़ाई। बैटल ऑफ वांडी वॉश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 12 जनवरी 1760 को लड़ी गई, 1760 को लड़ी गई। बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है वांडी वॉश की लड़ाई। और वांडी वॉश की लड़ाई में दो लोग हैं, एक तरफ फ्रांसीसी हैं, एक तरफ ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे हैं आयर कूट, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा है काउंट डी लाली। इसमें काउंट डी लाली की हार हो जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। काउंट डी लाली को फ्रांस में मृत्युदंड दिया जाता है। बाद में फ्रांस में इसको मृत्युदंड दिया गया। वांडी वॉश की जो लड़ाई है, इसके बाद फ्रांसीसियों का भारत से पतन हो जाता है और फ्रांसीसी सीमित हो जाते हैं, फ्रांसीसी अत्यंत सीमित हो जाते हैं। इस लड़ाई के बाद फ्रेंच आगे नहीं बढ़े और फ्रांसीसी पांडिचेरी वाले इलाके में थोड़ा बहुत चंद्रनगर में एक्टिविटी करते रहे और 1954 तक पांडिचेरी इनके पास रहा। तीसरा कर्नाटक युद्ध खत्म होता है पेरिस की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा। तो यूरोप में पेरिस की संधि हुई 1763 में, और इसी संधि के द्वारा तीसरा कर्नाटक युद्ध खत्म होता है, थर्ड कर्नाटक वॉर खत्म होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। तीसरे कर्नाटक युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वांडी वॉश की लड़ाई, जो कि 12 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ी गई। इसमें अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए।
ठीक है। और इसका कारण था यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, और ये खत्म हुआ पेरिस की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा। एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं और एक कंपैरिजन कर लेते हैं बहुत अच्छे से। देखो, एक बहुत अच्छा टेबल के थ्रू ना आप इन्हें याद भी रख सकते हैं आसान तरीके से। जैसे अगर हम पहले कर्नाटक युद्ध की बात करें, फर्स्ट कर्नाटक वॉर की बात करें, तो कारण क्या था? तो कारण आप कहेंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, सक्सेशन बैटल इन ऑस्ट्रिया। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि युद्ध खत्म कैसे हुआ, तो आप बताओगे कि पहला युद्ध खत्म हुआ था आक्स ला सेपल की संधि के द्वारा। आक्सला सेपल की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ आक्सला सेपल। बहुत बढ़िया। इस युद्ध की महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो आप बताओगे कि सर इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है सेंट थोमे की लड़ाई, या बैटल ऑफ सेंट थोमे, या बैटल ऑफ अडेयार। बैटल ऑफ सेंट थोमे या बैटल ऑफ अडेयार। खत्म हो गया कहानी। इसके बाद अब आगे आ जाओगे, दूसरे युद्ध की बात करोगे, सेकंड वॉर की बात करोगे। अब जो दूसरा युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है या सेकंड कर्नाटक वॉर है, तो इसका कारण क्या था? हैदराबाद, हैदराबाद तथा हैदराबाद के बाद और कर्नाटक, यहां पर उत्तराधिकार का युद्ध। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध। ये खत्म कैसे हुआ? तो ये खत्म हुआ पांडिचेरी की संधि के द्वारा। ये खत्म हुआ पांडिचेरी की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होती है। ये युद्ध खत्म हुआ, ठीक है। और इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण दो घटनाएं हैं, दो इंपॉर्टेंट इवेंट है। एक है अंबूर की लड़ाई, अंबूर की लड़ाई, और दूसरा है अंबूर की लड़ाई, और दूसरा है बैटल ऑफ अंबूर, और इसके अलावा अर्काट का घेरा, अर्काट का घेरा, जो कि रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव इन्वॉल्व था। फिर आप इसी तरीके से तीसरे युद्ध में आ गए, थर्ड वॉर में आ गए। अब जो तीसरा युद्ध है, हमने ये भी डिस्कस किया कि इसके युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया। तो तीसरे युद्ध का कारण था यूरोप में चलने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर इन यूरोप। यूरोप में चलने वाला सप्तवर्षीय युद्ध खत्म कैसे हुआ? पेरिस की संधि के द्वारा। खत्म कैसे हुआ? बोलते जाओ, देखो रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको, यहीं पे याद करा रहा हूं। पेरिस की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा, पेरिस की संधि से यह खत्म हुआ था। इसकी प्रमुख घटना थी वांडी वॉश की लड़ाई, बैटल ऑफ वांडी वॉश, जो कि 12 जनवरी 1760 को लड़ी गई थी। डी लाली, जो कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से था, और आयरकूट के बीच में, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस तरह से ना आप कंपेयर करके, इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, आप रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या निकल करके आई। तो यही बातें हैं। मैच द कॉलम में आप देखोगे बहुत सारे सवाल इसी रूप में पूछे जाते हैं, और इवन आप देखोगे कि स्टेटमेंट के रूप में भी सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए, जैसा हमने कहा था कि ये पूरी कहानी ना, पूरी कहानी हमने एक टेबल में लिख दी है। देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, पॉज कीजिए 1 मिनट और खुद पढ़िए इसको। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से एक एक चीज दी गई है। पहला कर्नाटक युद्ध, कारण था ऑस्ट्रिया में सक्सेशन की लड़ाई, एक्सला शापल की संधि से खत्म हो गया, डुप्ले और मूर्स, बैटल ऑफ अडेयार या सेंट थोमे का बैटल, सब लिखा है। सेकेंड कर्नाटक वॉर, हैदराबाद और कर्नाटक में सक्सेशन की लड़ाई, पुडुचेरी की संधि से खत्म हुआ, ठीक है। इसमें इसमें जो एक लड़ाई होती है, इसमें मिस हो गया, चलो मैं भी ठीक कर दूंगा, इसको बेहतर कर दूंगा। इसमें अंबूर का बैटल मिस है, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। अर्काट का घेरा रॉबर्ट क्लाइव डालता है, और इसके बाद गोडेयू ने डुप्ले को रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। हैदराबाद में नासिर जंग और अनवरुद्दीन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है, ये मैं ठीक कर देता हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है, और मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है।
फिर यहाँ लिखा है तीसरा कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से हुआ, पेरिस की संधि से खत्म हुआ, वॉन्डीवॉस की लड़ाई होती है 12 जनवरी 1760 को आयरकूट और काउंट डी लाली के बीच में। इस तरह से फ्रांसीसियों का भारत से पतन हुआ, जो फ्रेंच थे वो इंडिया से चले गए। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी आज के लेक्चर के बारे में। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये जो 3 कर्नाटक युद्ध हैं इनका रिवीजन करना, जिस तरह से हमने आपको बताया है इस तरह से आप चीज़ों को रिकॉल करना, आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और फिर आप पीपीटी पढ़ लेना, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। एमसीक्यू जरूर लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल हमने आपको दिए हैं, बाकी जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों आप भी लगाइए एमसीक्यूज को। जितने ज़्यादा बार आप प्रश्नों को लगाओगे उतनी अच्छे से चीज़ें आप समझ पाओगे। फिर आपसे मुलाकात होगी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।